अंधेरे कमरे में एक इंसान बड़े से सोफे पर राजा की तरह पैर पैर पर चढ़ाकर बैठा हुआ था और उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि वहां आसपास ऐसे ठंड का माहौल हो गया था जैसे अभी बर्फ गिरने वाली है। उसके सामने एक आदमी अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ था और वो उस इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई हो। वो डरते हुए कहता है, सर हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें वो लड़की कहीं नहीं मिली। अब हम थक चुके हैं। पूरे 6 महीने से हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। हमने हर शहर हर जगह उसे देख लिया है लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए हैं। तभी जो शख्स सोफे पर बैठा हुआ था वो सामने वाले की बात सुनकर वो अपनी भारी भरकम और गुस्से वाली आवाज में कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। 6 महीने से तुम सब एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो तुम सबको जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे अंदर अब वो ताकत नहीं है कि तुम कोई भी काम कर सकते हो। उनसे इतनी बात कहकर वो जोर से चिल्लाता है। नमन उसके चिल्लाने पर भागते हुए एक लड़का अंदर आता है और अपना सर झुकाकर कहता है, यस सर। तो वो इंसान उसे ऑर्डर देता है कि इन आदमियों को जान से मार दो, ये मेरे किसी काम के नहीं है। तभी उसे अपने पीछे एक भारी और कठोर आवाज सुनाई देती है, बंदिश चौहान, मैंने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया कि तुम अपने ही आदमियों को मारते फिरो। अगर आज उनसे तुम्हारा काम नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन ऐसी बेवजह किसी को भी मारना सही नहीं होता है। बंदिश, 1000 बार मैंने तुमसे ये कहा है। उस शख्स की आवाज को सुनकर जो इंसान अब तक सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था वह पीछे मुड़कर देखता है और फिर उनसे कहता है, दादाजी, ये मेरे काम करने का तरीका है और मैं ऐसे ही काम करता हूँ। ये है मिस्टर रणवीर चौहान है और इनकी पर्सनालिटी बहुत कड़क है। बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अपनी मूछों को ताव देकर रखते हैं और शेर की तरह आज भी दहाड़ सकते हैं, जबकि अब इनकी उम्र 80 साल की है। आज भी सब इनसे डरते हैं, सिवाय इनके इस पोते के, बंदिश चौहान। ये एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है दुनिया की नज़रों में। लेकिन उसकी एक पहचान और भी है और वह पहचान है अंडरवर्ल्ड माफिया किंग। ये पहचान उनके सिर्फ खास लोगों को ही पता है और वह लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसी राक्षस से कम नहीं है। तभी रणवीर चौहान अपने पोते बंदिश से कहते हैं, तुमने जो काम इन लोगों को दिया है वो काम इतना आसान भी नहीं है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ना उसकी कोई पहचान है ना कोई फोटो, तो ये उसे ढूंढेंगे कैसे? अरे तुम्हें तो ये तक याद नहीं है कि तुमने उसे देखा कहाँ था। अपने दादाजी की ऐसी बातें सुनकर बंदिश जो अब तक बैठा हुआ था वो एकदम गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी, मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप मेरे मामलों में दखल मत दीजिए। जब मैंने इन लोगों को एक पेंटिंग बनाकर दी है तो इतना मुश्किल भी नहीं है किसी को ढूंढना, और मुझे हर हालत में ये चाहिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। फिर थोड़ी देर रुके बिना पीछे मुड़े ही अपने बॉडीगार्ड नमन से कहता है, इन्हें एक मौका देकर और समझा दो, मुझे हर हाल में वो चाहिए। चाहे पाताल से खोद कर निकालो या आसमान के नीचे से लेकर आओ, मुझे वो हर हाल में चाहिए। तभी उसके दादाजी उससे कहते हैं, हाँ वो ढूंढ लेंगे, तुम जाओ, तुम्हारी मीटिंग है। तो बंदिश अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, शायद मैं रात को नहीं आऊँगा। आप टाइम से खाना खाकर अपनी दवाई ले लेना और दक्ष को भी बोल देना अपना डिनर कर लेगा, मेरा इंतजार ना करे। और बंदिश वहां से चला जाता है। बंदिश के वहां से जाने के बाद दादाजी उसी सोफे पर बैठ जाते हैं और उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तो वो आदमी वहां से तुरंत गायब हो जाता है क्योंकि वह पहले ही बहुत ज्यादा डर गया था। उसे तो लगा था आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो तो दादाजी ने वक्त पर आकर उसे बचा लिया। यही सोचते हुए वो वहां से ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। ये देखकर दादाजी भी हैरान होते हैं। फिर वो एक गहरी सोच में चले जाते हैं। 1 साल पहले उनका ये पोता इतना निर्दयी नहीं था। गुस्से वाला था, अकड़ू था, खड़ूस था, लेकिन निर्दयी नहीं था। लेकिन इस 1 साल में इतना कुछ बदल गया, जैसे तो इसके अंदर से इंसानियत ही खत्म हो गई है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है, पता नहीं ये कैसे अपनी जिंदगी जिएगा। इसके आसपास रहने वाला हर एक इंसान खौफ में रहता है कि कहीं अगले ही पल उन्हें कोई सजा ना मिल जाए। दादाजी अपनी सोच में गुम थे, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, दादाजी आप कहाँ हैं? तो दादाजी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर दक्ष खड़ा हुआ था।
दक्ष दादाजी के पास आकर कहता है, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो भाई का स्टडी रूम है। उसकी बात सुनकर दादाजी उसे कहते हैं, मुझे पता है ये बंदिश का स्टडी रूम है और यहाँ पर वो किसी को मौत की सजा सुनाने के लिए बैठा हुआ था। वो तो मैं सही वक्त पर यहाँ आ गया, नहीं तो बेचारे उस आदमी को मौत की सजा सुना चुका होता। पता नहीं ये कब समझेगा। अगर इंसान से काम करने में थोड़ी देर हो जाए तो क्या सीधा उसे मौत की सजा सुनाएगा? दक्ष अपने दादाजी की बात सुनकर कहता है, दादाजी आप भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें जब कोई आकर यह कहे कि उनका काम नहीं हुआ है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप जानते हैं उस हादसे में हमने बहुत कुछ खोया है और अपने उस भाई को भी, जो सबकी खुशियों के लिए हमेशा आगे रहते थे। मुझे जब भी वह हादसा याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर हम उस वक्त सही टाइम पर नहीं पहुंचते तो हम भाई को नहीं बचा पाते, जैसे बाकी सबको नहीं बचा पाए। यह सुनने के बाद दादाजी दक्ष के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं, मैं जानता हूँ उस हादसे में हम सब ने बहुत कुछ खो दिया है बेटा, लेकिन हमें बत्तीस को संभालना होगा। वो ऐसे खूंखार नहीं बन सकता और वो अगर किसी की बात मानता है तो तेरी, क्योंकि तेरे ऊपर वो अपनी जान भी दे सकता है। तो यह है दक्ष, बंदिश का छोटा भाई, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और दक्ष भी अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी दक्ष अपने दादाजी से कहता है, मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आया था और आपने मुझे यहाँ बातों में लगा लिया। चलिए, डिनर तैयार है। उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। फिर अपने दादाजी को डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है और उन्हें खाना खिलाता है और खुद भी खाता है और फिर अपने दादाजी को दवाई दे देता है। तो उसके दादाजी उसे भी सोने के लिए भेज देते हैं। जब दक्ष अपने कमरे में जाता है तो उसका फ़ोन बजता है। जब वो अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो इस वक्त उसके पास चिराग फ़ोन कर रहा था, जो बंदिश का असिस्टेंट और दोस्त भी है। दक्ष उसका फ़ोन उठाकर पूछता है, क्या हुआ चिराग भाई, आपने इतनी रात को फ़ोन किया? तो चिराग उसे बताता है कि जल्दी से फार्म हाउस पहुंचो, बंदिश की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर दक्ष थोड़ा सा घबरा जाता है और जल्दी से फोन बंद करके वहां से भागता है। दक्ष जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने नौकर रामू काका को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप दादाजी का ख्याल रखना और उन्हें मत बताना कि मैं जल्दी में कहीं गया था। अगर उन्हें पता चल गया तो वो परेशान हो जाएंगे और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर रामू काका कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन हुआ क्या है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तभी दक्ष रामू काका की बात सुनकर कहता है, काका मैं आकर बताता हूँ, अभी मुझे जल्दी से कहीं पहुँचना है। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है और रामू काका उन्हें खड़े होकर देखते रहते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, 3-4 सालों में कितना कुछ बदल गया है। ये घर हमेशा हंसता खेलता और चहकता हुआ नजर आता था और आज इस घर में खामोशियां छाई हुई हैं। हे भगवान, कुछ ऐसा करो जो इस घर में भी सुख शांति दोबारा से लौट आए और घर पहले जैसा हो जाए। यह कहकर वो ऊपर भगवान की तरफ हाथ जोड़ते हैं और फिर वहां से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और एक चद्दर लेकर आते हैं और वही हॉल में एक सोफे पर बैठ जाते हैं, ताकि अगर दादाजी बाहर आए तो वो उनका ध्यान रख सके। इधर दक्ष अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगा रहा था, क्योंकि उसे तो समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसका भाई घर से बाहर आया था। यही सोचते हुए वो अपने फार्म हाउस पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर जल्दी से अपनी गाड़ी ऐसी एक जगह खड़ी कर देता है। तभी चौकीदार आता है तो वो उसकी तरफ चाबी उछाल देता है और जल्दी से फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो एक बेड पर उसका भाई लेटा हुआ था और उसके पास डॉक्टरों की लाइन लगी हुई थी और चिराग वहीं पर एक कोने में हाथ बांधकर खड़ा होता है और चिराग के पास जाकर कहता है, आखिर हुआ क्या है भाई को? थोड़ी देर पहले ही तो घर से सही सलामत आए थे। ये सुनकर चिराग कहता है, पता नहीं क्या हुआ है, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही मुझे यहाँ फार्म हाउस बुलाया था और जब मैं यहाँ आया जमीन पर पड़े हुए थे। ये सुनकर दक्ष को यह समझते देर नहीं लगी कि जरूर उसके भाई को फिर से दौड़ा पड़ा है, क्योंकि पिछले 4 साल से यही हो रहा था। जब भी उसका भाई ज्यादा स्ट्रेस या परेशान होता है तो वो ऐसे ही उसे दौड़ा पड़ता है
और वो बेहोश हो जाता है। तभी दक्ष चिराग की तरफ देखकर कहता है, क्या आज कुछ हुआ था? तो चिराग कहता है, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी मीटिंग के लिए गया हुआ था। लेकिन मैंने एक बॉडीगार्ड से पूछा है, उसने मुझे बताया कि आज बंदिश ने लोगों को घर पर बुलाया था, जिन्हें उसने किसी को तलाशने के लिए लगाया हुआ है। और वो उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुआ था कि वो अब तक उस इंसान को ढूंढ नहीं पाए हैं, और शायद उनको कोई सज़ा भी देना चाहता था। लेकिन शायद वक्त पर दादाजी आ गए और उन्होंने बंदिश को रोक लिया, और शायद इसी चक्कर में वो अपने गुस्से को अंदर ही दबा दिया, और शायद इसीलिए यहाँ आकर वह अपना गुस्सा इन सारी चीज़ों पर निकाल रहा होगा। वो उसे कमरे के चारों तरफ देखने के लिए कहता है, तो कमरे में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। यह देखकर दक्ष भी समझ जाता है कि उसका भाई आज ज्यादा ही गुस्से में था। दक्ष चिराग की तरफ देखकर कहता है, आखिर भाई ढूंढ किसे रहे हैं? हमने आज तक भाई को किसी लड़की से मिलते हुए नहीं देखा, ना ही किसी से बात करते हुए। तो भाई को ये लड़की कहाँ से मिल गई? कहाँ से भाई ने ये पेंटिंग बनाई है? पिछले 4 साल से कितनी टीम इस लड़की को ढूंढने के लिए लगी हुई है, और जब भी कोई आकर उन्हें यह कहता है तो बंदिश भाई का यही रिएक्शन होता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर जो इंसान लड़कियों से इतना दूर रहता है, और जिस इंसान को लड़कियों के पास जाने से ही एलर्जी है, आखिर उसने इस लड़की को कहाँ देख लिया, और देखा ही नहीं, उसे तो वो पागलों की तरह ही ढूंढ रहे हैं। यह कहते हुए दक्ष की नजरें अपने भाई की तरफ जाती हैं, जो एक बेड पर बेजान सा लेटा हुआ था। तभी डॉक्टर दक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, वैसे तो ये ठीक है, इन्होंने शायद हद से ज्यादा गुस्सा कर लिया, जिस वजह से उनके सर की नसें दर्द करने लग गई हैं, और जब इसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये बेहोश होकर गिर गया। पिछले 4 साल से हम इन्हें यही समझा रहे हैं कि उनके लिए गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनते, और अगर ये ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो एक दिन उनकी सर की नसें फट जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बोलने के बाद वो डॉक्टर चुप हो जाता है और बंदिश की तरफ देखने लगता है। दक्ष उस डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, तुमने अपना काम कर दिया? तो डॉक्टर हाँ कहता है, और दक्ष से कहता है कि उन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा। तो दक्ष उस डॉक्टर को वहां से जाने के लिए कहता है। तो डॉक्टर भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है, क्योंकि ये पूरी डॉक्टर की टीम बंदिश की थी, और यही इनके साथ ही रहती थी, क्योंकि बंदिश को कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती थी, इसलिए 24 घंटे डॉक्टर उनके आसपास ही रहते थे। तभी दक्ष चिराग की तरफ देखकर कहता है, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं यहीं भाई के पास हूँ। उठने के बाद पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेंगे, और फिर मैं इन्हें अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, और फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तो चिराग वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। फिर वह मुड़कर दक्ष की तरफ देखकर कहता है, मेरे पास राजन का फोन आया था, वो इंडिया वापस आ रहा है। यह सुनकर दक्ष चिराग की तरफ देखकर कहता है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अगर बंदिश भाई को कोई संभाल सकता है तो वो राजन भाई है, जो भाई को हमसे अच्छे से संभाल सकते हैं। लेकिन क्या तूने भाई की पूरी सिचुएशन के बारे में पता है? तो चिराग कहता है, हाँ सर पता है। मेरे ख्याल से दादाजी ने उनसे बात की है, और दादाजी ने उन्हें वापस बुलाया है। यह सुनकर दक्ष कहता है, चलो अच्छी बात है, अगर राजन भाई आ जाएंगे तो वो भाई को अच्छी तरह संभाल पाएंगे, और शायद भाई का गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाए, और हमें इस लड़की के बारे में भी कुछ पता चल जाए, क्योंकि भाई राजन से कुछ नहीं छिपाते। यह सुनकर चिराग कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर चिराग वहां से चला जाता है। चिराग के जाने के बाद दक्ष बंदिश के पास जाकर उसके बेड पर बैठ जाता है, और उसके सर को सहलाने लगता है, और एक टक वो अपने भाई को देखने लगता है। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद बंदिश के चेहरे पर गिरती है, जिसे जल्दी से दक्ष साफ कर देता है, और दक्ष अपने मन में कहता है, भाई आप ठीक हो जाइए, मुझे अपना पुराना भाई वापिस चाहिए, जिससे मैं अपनी हर इच्छा बताता था, जिससे मैं अपनी हर जिद मनवाता था। लेकिन अब तो आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, उल्टा मुझे ही आपका ख्याल रखना पड़ता है। दक्ष कब अपनी बातें अपने होठों से बोलने लगता है, उसे पता भी नहीं चलता। वो अपनी धुन में ही बोलता रहता है, भाई प्लीज अब आप ठीक हो जाइए, मैं अब अकेले कुछ नहीं संभाल सकता, मुझे आपकी ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो मैं आपको संभालते संभालते खुद ही अपने आप को खो दूं। प्लीज भाई अब आप वापस आ जाइए और मेरे पहले वाले भाई बन जाइए।
अभी तो हमें अपनी बहन को भी ढूंढना है। आप तो ठीक होने के बाद सब कुछ भूल गए हैं। आपको ये भी याद नहीं है कि हमारी कोई बहन थी और हमें उसे ढूंढना है। तभी दक्ष के कानों में एक भारी सी आवाज आती है जो उसे कह रहा था, छोटे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, और मैं हमारी बहन को भी ढूंढ रहा हूँ, और मैं अभी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो तुम ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम मेरे बड़े भाई बन सकते हो। मैं मानता हूँ तुम इतने वक्त से मुझे और दादाजी को संभाल रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बड़े हो गए और मैं छोटा सा हो गया हूँ। तो आगे से जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना। यह सुनकर दक्ष अपने सामने देखता है तो बंदिश उसे ही देख रहा था, और फिर दक्ष बिना सोचे समझे जल्दी से बंदिश के गले लग जाता है और बंदिश भी उसे पकड़ लेता है। तभी दक्ष की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू की बूंदें जब बंदिश के कंधे पर गिरती हैं तो दक्ष को सीधा करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैंने तुम्हें लड़कियों की तरह कमजोर नहीं बनाया है जिसकी आंखों से हमेशा आंसू गिरते रहें, और अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बहन बन चुके हो। यह सुनकर दक्ष बुरी तरह से बंदिश को घूरने लगता है। तो बंदिश उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसे क्या घूर रहे हो? मैं सच्ची कह रहा हूँ, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारी आंखों से आंसू ही बहने लगते हैं। उधर दक्ष बंदिश की तरफ देखकर कहता है, इसकी वजह भी आप हो भाई। जब देखो तब बिस्तर पकड़ लेते हो, कहीं भी बेहोश होकर गिर जाते हो। हमने भी आपको ऐसा नहीं बनाया। आपको याद है, पापा हमेशा कहते थे कि आप उनके एक बहादुर और शेर बेटे हो, तो आप इतनी जल्दी कैसे बेहोश हो सकते हो? तो बंदिश गुस्से से दक्ष की तरफ देखने लगता है। तो मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी इतनी सारी शिकायतें इकट्ठी हो चुकी हैं। चलो ठीक है, आज से मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा और ऐसे बेहोश होकर कहीं भी नहीं गिरूंगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो मैं तुम्हें अपने टाइगर के सामने फेंक दूंगा। यह सुनकर दक्ष छोटा सा मुंह बनाता है और कहता है, कभी कभी तो मुझे सचमुच शक होता है कि आप मेरे सचमुच भाई हो। जब देखो आप मुझे टाइगर के सामने गिराने की बातें करते हो। बाय द वे, मैं आपको बता दूं, अब वो टाइगर आपसे ज्यादा मेरी बातें मानता है, और अब वह मेरा टाइगर बन चुका है। तो अब आप मुझे उस टाइगर की धमकी नहीं दे सकते। यह सुनकर बंदिश हैरानी से दक्ष की तरफ देखने लगता है और उसे कहता है, इसका मतलब तुम धीरे धीरे मेरे सारे आदमियों को अपनी तरफ कर रहे हो? तो दक्ष अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, अरे भाई, वो तो जानवर है, इंसान थोड़ी ना है। मैं उससे प्यार से बातें करता हूँ, खाना खिलाता हूँ और उसके साथ मस्ती करता हूँ। तो अब वो मेरा दोस्त बन गया है, क्योंकि आपके और दादाजी के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं था। इसलिए मैंने टाइगर से ही दोस्ती कर ली। अब आप मुझे टाइगर की धमकी नहीं दे सकते। और अब उठे इस बेड से और चलिए अपना हुलिया ठीक करिए, घर चलते हैं। आपको पता है, अगर दादाजी को पता चल गया कि आप आज दोबारा से बेहोश होकर गिर गए हैं तो उन्हें आप पर शर्म आने लगेगी कि उन्होंने अपने पोते को एक टाइगर बनाया था, लेकिन उनका पोता तो कहीं भी गिरकर बेहोश हो जाता है। यह कहकर दक्ष वहां से भागने लगता है, क्योंकि बंदिश उसे बुरी तरह से घूर रहा था। दक्ष को वहां से भागता हुआ देखकर बंदिश कहता है, रुको। तो दक्ष रुक जाता है। फिर बंदिश दक्ष की तरफ देखकर कहता है, तुम दादाजी को बताकर तो नहीं आए हो ना? तुम जानते हो उनके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं है। दक्ष कहता है, भाई, परेशान होने की बात नहीं है। मैं दादाजी को कुछ भी बताकर नहीं आया हूँ। दादाजी सो चुके थे जब मैं घर से निकल आया, और मैं काका को बताकर आया हूँ, और काका दादाजी का ख्याल रखेंगे। तो बंदिश कहता है, ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर वह उठकर खड़ा होता है और उससे कहता है, चिराग कहाँ है? तभी दक्ष कहता है, मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, क्योंकि आपने तो उसे पूरा मशीन बना दिया। आपकी तरह ही काम करता रहता है। आपको तो नींद नहीं आती, लेकिन उसे तो आती है। प्लीज भाई, उसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। तभी बंदिश दक्ष की तरफ घूर कर देखता है और उसे कहता है, जा जाकर चिराग को उठाओ, हमारे साथ घर चलेगा और घर जाकर सो जाएगा। यहाँ अकेला रहेगा तो फिर बाद में परेशान हो जाएगा। दक्ष को भी अपने भाई की बात सही लगती है, तो वो चिराग के कमरे में जाता है और उसे नींद से उठाकर कहता है, चिराग, हम घर चलते हैं, भाई को होश आ गया है। भाई ने कहा है तुम घर चलो, घर जाकर ही सो जाना। यह सुनकर चिराग छोटा सा मुंह बनाकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो हिटलर घर जाने के बाद सोने देगा? यह सुनकर दक्ष को हंसी आती है, लेकिन दक्ष अपनी हंसी रोक लेता है।
लेकिन तभी उन्हें दरवाजे से आवाज आती है। क्या कहा तुमने? तो चिराग हकलाते हुए कहता है। कुछ कुछ भी तो नहीं कहा, वह हकलाते हुए कहता है। वो ये सब बोल रहा था कि तभी बंदिश की आवाज उन्हें दरवाजे की तरफ से आती है, जो चिराग से कह रहा था, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, तब तक मैं डॉक्टर के रूम में हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर दक्ष परेशान होकर बंदिश के पीछे भागता है और कहता है, क्या हुआ है भाई, आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? तो बंदिश कहता है, कुछ नहीं हुआ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, इसलिए जा रहा हूँ। तो दक्ष भी बंदिश के साथ ही जाता है। जब बंदिश डॉक्टर का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो एक बार को तो डॉक्टर डर जाते हैं, लेकिन वो सब अपने डर पर काबू करते कहते हैं, आपने हमें बुला लिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? तो बंदिश उनके पास जाकर उनके सामने चेयर पर बैठ जाता है और उनसे कहता है, तुम पहले ये बताओ, तुमने आज मेरे सारे टेस्ट दोबारा से किए थे? मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या मेरी याददाश्त वापस आएगी या नहीं? तो डॉक्टर बंदिश की बात सुनकर कहते हैं, सर आपकी मेमोरी टेम्परेरी लॉस हुई है, इसलिए हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी मेमोरी पूरी तरह से गई होती तो हम आपका ऑपरेशन करते या फिर और कोई तरीका अपनाते, लेकिन आपकी मेमोरी कहीं कहीं से कोई हिस्सा शॉर्ट में भूल चुके हैं और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने ज़्यादा आपके दिमाग पर जोर डाला तो हो सकता है आपकी मेमोरी पूरी तरह से ही चली जाए। यह सुनकर दक्ष कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दक्ष अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, भाई वैसे भी आपकी याददाश्त पूरी तरह से नहीं गई है, कहीं कहीं से आप कुछ कुछ बातें भूल गए हैं, उसके लिए आप इतना परेशान नहीं हो सकते। तभी बंदिश कहता है, लेकिन जहाँ से भी मैं कुछ बातें भूल रहा हूँ, वह सब बातें मेरी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी बातें हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान अपनी ज़िंदगी की कोई कोई बातें भूल जाए। तभी दक्ष कहता है, भाई आप इतने परेशान क्यों हो? क्या उस लड़की के लिए? क्या आप उसे भूल गए हैं? आपने उसे कहाँ देखा है? तो बंदिश कहता है, हाँ, एक वजह ये भी है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लड़की मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तभी दक्ष कहता है, भाई मेरी समझ में नहीं आता, आप कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए, यहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि आपको लड़कियों से एलर्जी है, लड़कियों के आपके करीब आते ही आपको एलर्जी हो जाती है, तो आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? बंदिश गुस्से में आकर दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, ये सारी बातें मैं जानता हूँ और मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस लड़की का मेरी ज़िंदगी से क्या कनेक्शन है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे उसका चेहरा क्यों दिखाई देता है, यहाँ तक कि मैं चैन से सो भी नहीं पाता, सोने के लिए भी मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। यह सुनकर दक्ष चुप हो जाता है। तभी डॉक्टर बंदिश की तरफ देखकर कहते हैं, सर हमें लगता है आपकी याददाश्त जाने से पहले आपने उस लड़की को कहीं देखा है और वो लड़की आपके जहन में बस गई है, बस आपको उसके सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बंदिश उस डॉक्टर की तरफ देखकर, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इसका कोई हल तो होगा। ये तो हो नहीं सकता कि वो लड़की कोई एंजल या परी थी कि थोड़ी देर के लिए मेरे सामने आई और फिर इस दुनिया से गायब हो गई। मैंने हर जगह, हर सिटी, हर जगह मेरे आदमियों ने उसे छान मारा है और हमें उसका कहीं भी कोई भी अता पता नहीं मिल रहा। तभी वहां पर चिराग आ जाता है और कहता है, सर चलिए, मेरे पास रामू काका का फोन आया था, दादाजी उठ चुके हैं और आप दोनों को ही ढूंढ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में है कि आप रात को भी घर में नहीं रह सकते। ये सुनकर दक्ष और बंदिश एक तरह से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर खड़े होकर वहां से बाहर निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। चिराग भी उनके साथ ही जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। उनकी गाड़ी हवा से बातें करते हुए पूरी स्पीड में चलती हुई एक हवेली के सामने जाकर रुकती है। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी जो पूरे संगमरमर के पत्थर से बनाई हुई थी। तभी गेट खुलता है, उनकी गाड़ी अंदर जाती है। यहाँ बहुत बड़ा एरिया पेड़ पौधों और उनके बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन था जो इस हवेली की शान में चार चांद लगा रहा था। और दूसरी तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी। ये दिखने में ही बहुत लग्जीरियस लग रही थी और एक से बढ़कर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उन सबके बीच से होते हुए एक रास्ता हवेली के अंदर जा रहा था जहाँ से वह तीनों जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं
तो देखते हैं लिविंग रूम में एक सोफे पर दादाजी बैठे हुए हैं और अपनी छड़ी को इधर उधर घुमा रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनके पोते रात को भी घर में नहीं रुकते हैं और दादाजी के पास में ही रामू काका भी खड़े हुए थे। सभी काफी डरे हुए थे क्योंकि कई बार दादाजी ने उनसे पूछा था कि वह दोनों नालायक कहाँ गए हैं। रामू काका ने यही बताया था, इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ इतना कहा था दादाजी का ध्यान रखे। यही सोचकर रामू काका भी काफी डरे हुए थे। कहीं दक्ष बाबा उन्हें कुछ ना कहे, इसलिए वो अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ था। दक्ष और बंदिश घर के अंदर लिविंग रूम में जाकर खड़े हो जाते हैं तो दादाजी उनकी तरफ देखते हैं और फिर एकदम से अपनी छड़ी जमीन पर मारकर कहते हैं, अब तुम दोनों को रात को भी चैन नहीं मिलता, जो रात को भी तुम लोग घर में नहीं टिकते। दादाजी दक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, तू कहाँ गया था? एक तू ही तो मेरे साथ थोड़ा बहुत टाइम मेरे साथ बिताया करता था। अब तू भी अपने भाई की तरह रात को भी घर से जाने लगा है। तभी दादाजी बंदिश की तरफ देखकर कहते हैं, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती? दिन भर तुम ऑफिस में रहते हो, घर पर आने के लिए तुम्हें बार बार फोन करके बुलाना पड़ता है, और अब तुम दक्ष को भी अपने जैसा ही बना रहे हो। तुम लोगों ने क्या समझ रखा है कि ये बूढ़ा आदमी घर में एक कोने में पड़ा रहेगा और तुम दोनों अपनी मर्जी का करते रहोगे? तुम लोगों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि इस बूढ़े के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम बिताओ? तभी दक्ष अपने दादाजी के पास आकर कहता है, दादाजी मैं तो घर में ही था, मैंने डिनर भी आपके साथ ही किया था। वो तो मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं घर से बाहर चला गया। और फिर जब मैंने भाई के पास फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं आइसक्रीम पार्लर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो भी आइसक्रीम पार्लर के पास में है, तो वो भी वहीं, इसलिए हम सब वहाँ थोड़ी देर बैठ गए थे। हमें टाइम का पता नहीं चला, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। तभी दादाजी कहते हैं, क्या बहाना है? बहाने तो तुम बड़े अच्छे से बना लेते हो। अगर ऐसा है तो आइसक्रीम कहाँ है? मैं भी तो देखूं। तभी चिराग अपने हाथ से एक पैकेट निकाल टेबल पर रख देता है और कहता है, दादाजी ये रही आइसक्रीम। दक्ष सर ने कहा कि मैं पैक करवा लूं, वो सब घर पर आपके साथ ही खाएंगे। ये सुनकर दादाजी अपनी आंखें छोटी करके चिराग को देखते हैं और कहते हैं, तुम सब क्या मुझे पागल समझते हो? तभी दक्ष कहता है, ओहो दादाजी, अब छोड़ भी दीजिए ना गुस्सा। देखिए हमारे सामने आइसक्रीम रखी हुई है, आप एक बार आइसक्रीम खाकर देखिए, आपका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। तभी दक्ष रामू काका की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें आइसक्रीम लाने के लिए कहते हैं। तो रामू काका वो पैकेट लेकर किचन में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बॉल में आइसक्रीम लेकर आते हैं और टेबल पर रख देते हैं। तो दक्ष एक बाउल उठाकर दादाजी को देता है और एक बंदिश को और एक चिराग की तरफ बढ़ा देता है। तो चिराग भी ले लेता है। फिर दक्ष एक खुद के लिए उठा लेता है। दक्ष रामू काका की तरफ देखकर कहता है, रामू काका आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे? तो रामू काका दक्ष की बात सुनकर कहते हैं, अरे बेटा ठंड लग जाएगी, कहाँ इस उम्र में आइसक्रीम खिला रहे हो? उनकी बात सुनकर दादाजी कहते हैं, इस उम्र का क्या मतलब हुआ? क्या तुम बुढ़े हो गए हो? तुम अपने साथ साथ क्या मुझे भी बुढ़ा साबित करना चाहते हो? सबके सब नालायक हैं यहाँ पर। यह सुनकर दक्ष की हंसी छूट जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उसके दादाजी बहुत गुस्से में है। अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो शांत रहता है। इधर बंदिश भी चुपचाप अपनी आइसक्रीम खत्म करके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तभी उसके दादाजी उसे आवाज लगाते हैं, कहते हैं, बंदिश बंदिश वहीं रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बंदिश वहीं रुक जाता है और अपने दादाजी की तरफ देखकर मुड़ता है। तो उसके दादाजी उसे कहते हैं, तुमने उसे ढूंढने के लिए क्या किया? तो बंदिश समझ जाता है दादाजी किसकी बात कर रहे हैं। बंदिश कहता है, दादाजी मेरे आदमी हर तरफ उन्हें ढूंढ रहे हैं, जैसे ही कोई भी खबर मिलती है वो सबसे पहले मुझे ही बताएंगे। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, कितना टाइम हो गया है तुम ढूंढ नहीं पाए हो? तुम इतने कमजोर कब से हो गए? मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही तुम्हारी याददाश्त हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन तुम पूरी तरह से भी कुछ नहीं भूले हो। इसलिए मुझे मेरा वही बंदिश वापस चाहिए जिसके नाम से सब थर थर कांपते हैं। बहुत हो गया, अब मुझे मेरे घर के सदस्य मेरे पास चाहिए। उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकालो। तुम थोड़े दिन के लिए उस लड़की को ढूंढना बंद करो
उन्हें ढूंढो। ये सुनकर बंदिश की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो जाती हैं। जो दक्ष देख लेता है तो दक्ष अपने दादाजी के पास आकर कहता है, दादाजी आप परेशान मत हो, हम बहुत जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। तभी दादाजी कहते हैं, कैसे? 2 साल हो गए मुझे अपने बेटे और बहू से और अपनी पोती से अलग हुए। तुम क्या चाहते हो कि क्या मैं उनका इंतजार करते करते ही मर जाऊं? यह सुनकर बंदिश कहता है, दादाजी बस मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और जिसने भी ये सब किया है उसे भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर दादाजी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। इधर दक्ष और बंदिश अपने दादाजी को जाते हुए देख रहे थे और फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं तो दक्ष बंदिश से कहता है, भाई हम उन्हें ढूंढ पाएंगे? ये सुनकर बंदिश गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई इतना कमजोर है कि वो अपने अपनों को ढूंढ नहीं सकता? ये मत भूलो अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर दक्ष कहता है, मुझे मेरा भाई भाई वापस चाहिए, जिसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। मैं जानता हूँ भाई, आप बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान हैं, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ उन्हें ढूंढने में लग जाइए, क्योंकि जब तक उनमें से कोई नहीं मिल जाता दादाजी शांत नहीं होंगे और उनकी तबीयत भी अब खराब हो रही है, जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यह सुनकर बंदिश दक्ष की तरफ देखता है। तभी बंदिश का फोन बजता है। वो पहले घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 1 बज गए थे। इस वक्त फोन देखकर बंदिश थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर फोन उठा लेता है। उसके फोन उठाते ही उधर से आवाज आती है, बॉस मैंने उनका पता लगा लिया है। ये सुनकर बंदिश सुन्न हो जाता है और उस आदमी से पूछता है, शेर खान क्या तुम सच कह रहे हो? तो उधर से आवाज आती है, मैंने पता लगाया है एक जगह के बारे में, शायद वहां पर आपके पिताजी हो सकते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वहां पर सिर्फ बड़े बॉस या और कोई भी है, लेकिन कोई तो जरूर है। तभी बंदिश कहता है, ठीक है मैं वहां आता हूँ, तो मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। और उस जगह पर अच्छी तरह से अपनी नजरें बनाए रखना और देखते रहना कि वहाँ कौन आता है उससे मिलता है। हर एक बात की डिटेल चाहिए। तो उधर से आवाज आती है, यस बॉस। फिर बंदिश फोन रख देता है और चिराग की तरफ देखकर कहता है, उड़े जाने की तैयारी करो जल्दी से, चॉपर रेडी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी दक्ष बंदिश के पास आकर कहता है, भाई क्या हुआ, आपको कहाँ जाना है? तो बंदिश दक्ष से कहता है, शायद हमें उनका पता मिल चुका है, मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। दक्ष कहता है, भाई मैं भी चलूंगा। तो बंदिश कहता है, यहाँ दादाजी के पास कौन रहेगा? तभी रामू काका कहते हैं, बेटा यहाँ मैं हूँ, मालिक का ख्याल रखने के लिए। और मेरी राजन सर से बात हुई थी, उनकी रात की फ्लाइट है, शायद वो रात को यहाँ आ जाएंगे। राजन वापस आ रहा है और आपने मुझे बताया भी नहीं। तो रामू काका कहते हैं, सर अभी 1 घंटे पहले ही फोन आया था। बंदिश कहता है, ठीक है। दक्ष कहता है, भाई वो सब छोड़िए, आप ये बताइए हमें कहाँ जाना है? तो बंदिश कहता है, हमें पुणे जाना है। ये शेर खान ने एड्रेस भेजा है, शायद उसे वहां कुछ गड़बड़ लगी है। तभी दक्ष कहता है, कौन सी जगह है भाई? तो बंदिश उसे अपना फोन दिखाकर कहता है, यहाँ पुणे में आगा खान पैलेस के पीछे कोई बिल्डिंग है, वहीं का लोकेशन भेजा है। ये सुनकर दक्ष कुछ सोचता है और कहता है, हाँ भाई ये हो सकता है। मैंने उस इंसान के बारे में पता किया था तो मुझे पता चला था कि उस इंसान का पुणे में बहुत बड़ा बिजनेस है और उसके सिलसिले में वो अक्सर पुणे में आता रहता रहता है। लेकिन मैंने अपने आदमियों से उस पर नज़र रखने के लिए कहा था कि वो आदमी जब भी पुणे में आए तो मुझे खबर कर दे, लेकिन उसने अब तक मुझे कोई खबर नहीं दी है। ये सुनकर बंदिश कहता है, हो सकता है अब तक वो खुद पुणे में नहीं आया हो, उसने वहां पर सिर्फ अपने आदमी छोड़ रखे हैं उन पर नजर रखने के लिए। और मानना पड़ेगा उसकी सोच को, उसने हमारे इतने पास हमारे अपनों को रखा हुआ है और हमें शक तक नहीं हुआ। हम हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमारे इतने पास हो सकते हैं। सुनकर दक्ष कहता है, हाँ भाई ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। चिराग वहां आकर कहता है, सारी तैयारी हो गई है बंदिश, अब हमें चलना चाहिए। यह सुनकर दक्ष कहता है, भाई क्या हमें दादाजी को यह बताना चाहिए? नहीं, हमें उन्हें कुछ नहीं बताना है। हम नहीं जानते वहां पर कौन है और कौन नहीं। अगर वहां कोई नहीं होगा और यह सिर्फ एक जाल है हमें वहां बुलाने के लिए, तो वो भी ना और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। यह सुनकर दक्ष भी हाँ करता है और सब वहां से अपनी छत पर चले जाते हैं। वहां पर उनका चौपर तैयार था।
वो सब जल्दी से उस चौपर में बैठ जाते हैं। चौपर के अंदर जाने के बाद बंदिश चिराग से कहता है, हमारे सारे हथियार यहाँ है। तो चिराग कहता है, यस सर, और 2-3 गन लोड करके बंदिश की तरफ फेंक देता है। बंदिश उन्हें पकड़कर अपनी पैंट में डाल लेता है और एक दस्त की तरफ फेंक देता है, तो उसे अपनी पैंट के पीछे टांग लेता है। वो सब पूरी तरह से तैयार थे। तभी बंदिश चिराग से कहता है, शेर खान को मैसेज करो, हम पहुंचने वाले हैं। और वो पूरी तैयारी के साथ रहे। हमें वहां जाते ही हमला करना है। मुझे किसी को भी सोचने समझने का टाइम नहीं देना है। ये सुनकर चिराग मैसेज कर देता है। थोड़ी देर में वो सब पुणे पहुंच जाते हैं। खाली जगह पर उनका चौपर लैंड होता है। चौपर में से उतरते ही वो सब जल्दी जल्दी एक ब्लैक गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनकी गाड़ी के आगे भी 2 गाड़ियां थीं, जिनमें बॉडीगार्ड भरे हुए थे। वो सब गाड़ियां वहां से फुल स्पीड में निकल जाती हैं और थोड़ी देर में ही वो सब उस जगह पर पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद बंदिश, दक्ष और चिराग बाहर निकलते हैं और चारों तरफ देखते हैं, तो उन्हें वो जगह सुनसान ही नजर आ रही थी। बिल्डिंग के सिवा वहां पर कुछ नहीं था। तभी वहां पर शेर खान भागता हुआ आता है और बंदिश के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, बॉस, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आपके ऑर्डर का इंतजार है। बंदिश अपने कदम आगे बढ़ा देता है और कहता है, चलो चलकर देखते हैं अंदर क्या है। वो सब अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ हर तरफ बॉडीगार्ड फैले हुए थे और वहाँ पर एक बड़ा सा गेट था, जो शायद सिस्टम से ही बंद किया गया था। तभी बंदिश अपने कदम रोक लेता है और शेर खान की तरफ देखकर कहता है, हम इस गेट के अंदर नहीं जा सकते जब तक हम इसके पासवर्ड को हैक नहीं कर लेते। यह सुनकर चिराग कहता है, सर, लेकिन हम तो किसी हैकर को अपने साथ लेकर नहीं आए, तो ये कैसे होगा। तभी बंदिश चिराग से कहता है, मेरा लैपटॉप दो। तो चिराग उसका लैपटॉप उसकी तरफ कर देता है। बंदिश लैपटॉप लेकर बड़े ध्यान से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाता रहता है। कुछ 10 मिनट बाद ही बंदिश कहता है, पासवर्ड खुल चुका है, अंदर चलना चाहिए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता और जो भी आगे आए उसे उड़ाते चलो। वैसे भी उस इंसान को पता होना चाहिए, डेविल इज बैक। उसने मेरे अपनों को बहुत तकलीफ दी है। अब मेरी बारी। अब मैं उसे बताता हूँ बंदिश चौहान चीज क्या है। आज तक उसने सिर्फ बंदिश को देखा है, अब वो मेरे असली रूप को देखेगा। आई एम द डेविल, डेविल इज द बैग। बंदिश की बात सुनकर अब दक्ष और चिराग भी डर जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उन्होंने बंदिश का डेविल वाला रूप नहीं देखा था। क्योंकि यह रूप हमेशा जब बंदिश और अंडरवर्ल्ड में किसी मीटिंग के लिए जाता था, अपने दुश्मनों से निपटने के लिए आता है, तभी दिखाई देता था। और आज उनको बंदिश का वही रूप दिखाई दे रहा था। जब वो सब बंदिश की तरफ देखते हैं तो बंदिश अपने दोनों हाथों में गन लेकर आगे बढ़ जाता है। अपने किसी भी आदमी को आगे नहीं जाने देता और खुद एक शैतान की तरह दोनों हाथों से हर उस इंसान पर जो उसके सामने आकर खड़ा हो रहा था, उस पर लगातार फायरिंग कर रहा होता है और उन्हें अपने रास्ते से हटा रहा था। यह देखते हुए शेर खान भी अपनी गन अपने हाथ में ले लेता है और उसके साथ साथ भागने लगता है। वो सब आदमियों को अपनी गन से मार गिराते हैं और जाकर उस दरवाजे को 2 लात मारकर तोड़ देते हैं। इतना बड़ा दरवाजा जब टूटकर गिरता है तो वहां पर शोर होता है और अंदर जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं सब भागकर बाहर की तरफ आते हैं और बंदिश पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बंदिश तो जैसे अपने आप में ही नहीं था। वो किसी की तरफ नहीं देखता और अपनी गन उठाकर चारों तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। 2 मिनट के अंदर वहां पर उन्हें सब जमीन पर गिरे हुए थे। उन सबको देखते हुए चिराग और दक्ष भी बंदिश के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और चारों तरफ नजर घुमाते हैं। बंदिश सामने देखते हुए उन सबसे कहता है, चलो अब अंदर चलते हैं और जो कोई भी सामने आए उसे खत्म कर देना, और अगर वो इंसान किसी के सामने आए तो उसे एक खरोच तक नहीं आने देना। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।